Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। भारत पर अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद देश में हंगामा मचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मोदी ने दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। दरअसल अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अपनी शर्तों के साथ एंट्री चाहता है। कई दौर की मीटिंग के बाद भारत इस पर तैयार नहीं है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अभी सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत सारे सेकेंडरी सैंक्शंस आने वाले हैं। Well, we'll determine that later, but right now they're paying a 50% tariff. Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Sanctions You're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. तो अब भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगेगा। वहीं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। नए टैरिफ लगने से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। हालांकि भारत के एक्सपोर्टर्स ने कहा कि माल बेचने के लिए उनके पास अमेरिका के अलावा दुनिया भर के बाजार हैं। ज्वेलरी जैसे कई सेक्टर्स में भारत का अमेरिका को निर्यात टैरिफ कम होने की वजह से ज्यादा है। अब एक्सपोर्टर्स दुनिया के बाकी बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुल्क लगाने के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में तंज कसते हुए कहा कि आप इस विदेश नीति की दुर्दशा के लिए कांग्रेस के 70 साल को भी दोष नहीं दे सकते। भारत के राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च बताते हुए उन्होंने कहा कि जो भी देश भारत को उसके रणनीतिक स्वायत्तता के लिए दंडित करता है, वो ये नहीं समझता कि भारत किस मजबूत ढांचे से बना है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ट्रंप ने रूस से भारत की खरीद पर दंड के तौर पर उस पर भारी टैरिफ लगाया है, लेकिन चीन को अधिक छूट दी है, जिसमें एक छिपा हुआ संदेश प्रतीत होता है। अगर अगले 3 हफ्तों में कोई बदलाव नहीं आता है तो हमें वही दरें लागू करनी चाहिए। दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। और अगर 50% असलियत में हुआ तो मेरे ख्याल में हम भी 50-50 उन पे लगाना चाहिए उसी वक्त, उधर तक नहीं।
हम तो धमकी वाले देने वाले देश नहीं है, लेकिन जो लोग हम पे किया तो रेसिप्रोकल हम भी करने जानते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रंप टैरिफ को विदूषक की धौंस बताया। ओवैसी ने यह भी कहा कि यह टैरिफ भारतीय निर्यातकों, छोटे व्यवसायों और नौकरियों को नुकसान पहुंचाएगा। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर महाराष्ट्र और कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। हमने इन 7 हारी हुई सीटों में से एक सीट पर जांच पड़ताल की, जो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग डिजिटल वोटर रोल को शेयर करने से मना कर देता है, नियम बदल देते हैं कि सीसीटीवी फुटेज किसी को नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग क्या छिपा रहा है, कोई भी रिकॉर्ड हटाना नहीं चाहिए। You have to sort through every single one of these. So let's suppose I want to find out if you have voted twice or if your name occurs twice in the voter list. I have to take your picture and then I have to compare it to every single bit of paper and say भैया ये फोटो यहां है, let me show you. ऐसी लिस्ट होती है, ऐसी लिस्ट होती है। तो then we have to take this individual photo and we have to take it and look in every single sheet कि ये इस व्यक्ति 2 बार तो नहीं आई है। That's the process and it's a very tedious process. I had initially thought that we will do multiple seats, but when we faced this, we realized इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर राहुल गांधी का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि राहुल जी की बातें बेहद गंभीर हैं और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। एक ही वोटर का नाम 4-4 जगह दर्ज होने, सिंगल बेडरूम के घर में 80 लोगों के वोट दर्ज होने, फर्स्ट टाइम वोटर की जगह पर हजारों की संख्या में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के नाम दर्ज होने, इनवैलिड फोटो जैसी बातें दिखा रही हैं कि कैसे देशवासियों के वोट की ताकत को खत्म कर लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की जगह गृह मंत्री अमित शाह को शामिल करना, चुनाव से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन में नष्ट करने जैसी घटनाएं भी इन सबूतों को और मजबूती देती हैं। इससे देशवासियों के मन में आशंकाएं बढ़ना स्वाभाविक है। देशवासियों को जानना चाहिए कि कैसे उनके मताधिकार का हनन हो रहा है। उत्तराखंड के धराली में हुए हादसे में अब तक 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 70 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। प्रशासन के हवाले से सेना ने बताया कि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों में करीब 400 लोग फंसे हैं। वहां से अब तक 274 लोगों को हर्षिल लाया गया है। सभी को हर्षिल से उत्तराकाशी और देहरादून लाने का काम जारी है। सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता ने कहा कि धराली पूरी तरह से तबाह हो गया है। मैं यहाँ के निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय सेना आपके साथ है और इस विनाश से उबरने में आपकी मदद करेगी। अपने 150 सैनिकों के साथ यहाँ पे तैनात हुए जब ये फ्लश फ्लड हमारे साउथ कैंप में आया। इसके कारण इंडियन आर्मी को 8 जवान, एक जेसीओ, 7 जवान का नुकसान हुआ है जो अभी तक मिसिंग है। हमारी पूरी कोशिश है कि धराली गांव का जो कनेक्टिविटी है वापस जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो जाए ताकि हर्षिल से यहां तक हरकत हो सके। और यह भी कोशिश है कि जो आबादी यहां पर मिसिंग है उनका खोज किया जाए। तकरीबन कहा जाता है 30 से 40 लेबरर्स जो यहाँ पे काम कर रहे थे वह शायद मिसिंग हैं। 8 यहाँ के जो जनता में से क्षतिग्रस्त। मैं पूरे यहाँ की जनता को आश्वासन देता हूँ कि इंडियन आर्मी आपके साथ
है और आपके इस क्षति को दूर करने में और मदद करने में पूरी मदद करेगी। हमारे साथ आईटीबीपी, एसडीआरएफ और पीछे से जो भी रिलीफ कॉलम आ रहे हैं उन सबको डिप्लॉय करके हम आपकी पूरी मदद करेंगे। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी और नाम 25 अगस्त तक वापस लिए जा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर मतदान 9 सितंबर को कराया जाएगा और उसी दिन मतों की गिनती की जाएगी। इस चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित नकदी बरामदगी के आरोपों से घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की रिट याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि घटना की जांच के लिए आंतरिक जांच समिति का गठन और उसकी प्रक्रिया गैर कानूनी नहीं थी। हमने माना है कि मुख्य न्यायाधीश और आंतरिक समिति ने तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने के अलावा पूरी प्रक्रिया का पूरी ईमानदारी से पालन किया था। अदालत ने कहा कि पद से हटाने के लिए मुख्य न्यायाधीश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भेजना असंवैधानिक नहीं था। पीठ ने यह भी कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर आपके लिए कार्यवाही शुरू करने का विकल्प खुला है। 23 जवानों को ले जा रहा सीआरपीएफ का वाहन जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सड़क से फिसलकर नाले में गिर गया। सुरक्षाकर्मी बसंतगढ़ में एक ऑपरेशन से लौट रहे थे। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। ये वाहन बल की 187वीं बटालियन का था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीआरपीएफ कर्मियों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति रॉय की चर्चित पुस्तक आजादी सहित कुल 25 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया है। इनमें तारिक अली और पंकज मिश्रा की कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, क्रिस्टोफर स्नेडन की इंडिपेंडेंट कश्मीर, इमाम हसन अल बन्ना की मुजाहिद की अजान शामिल हैं। गृह विभाग के आदेश के अनुसार इन पुस्तकों को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बताते हुए जम्मू कश्मीर में इनके स्वामित्व, बिक्री और प्रसार पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। बिहार के समस्तीपुर जिले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर जाली निवास प्रमाण पत्र बनाने का एक अजीबोगरीब प्रयास सामने आया है। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ब्रजेश कुमार ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर निवास प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश की गई थी। जांच में पता चला कि कार्ड में कुछ छेड़छाड़ करके इसे बनाया जा रहा था। इसकी सूचना साइबर सेल को दे दी गई है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जो है निवास प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास किया गया था। इसमें कुछ पता आदि जो है छेड़छाड़ करके जो है जांच क्रम में पता चला कि छेड़छाड़ करके कुछ कागज बनवाया जा रहा है। इसको जो है जांचोपरांत औसुलित कर दिया गया है। लेकिन इस संदर्भ में साइबर थाने में सूचना दे दी गई है। जांचोपरांत इस पर प्राथमिकी दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बम विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और पुलिसकर्मी सहित 14 घायल हो गए। जिला पुलिस अधिकारी ताहिर शाह ने बताया कि दक्षिण वजीरिस्तान जिले की वाना तहसील में एक टैक्सी स्टैंड के पास पुलिस गश्ती वाहन के पास ये विस्फोट हुआ। घायलों को वाना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की समीक्षा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र जांचकर्ता ने कहा है कि देश में तालिबान शासकों ने महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार करने के लिए कानूनी और न्यायिक प्रणाली को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो मानवता के खिलाफ अपराध के समान है। जांचकर्ता रिचर्ड बेनेट ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा कि 2021 में सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने 2004 के संविधान और महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को निलंबित कर दिया। इनमें वो ऐतिहासिक कानून भी शामिल हैं जिसने बलात्कार, बाल विवाह और जबरन विवाह सहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 22 रूपों को अपराध घोषित किया था।
न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।